अच्छा, आज मीमांसा दर्शन होगा, फटाफट करके पढ़ ली। मीमांसा दर्शन के संस्थापक होगा महर्षि जैमिनी, और जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से, इतना कुछ जानने का जरूरत नहीं है, ये ओनली जानिए जो मीमांसा दर्शन का जो संस्थापक है वो होगा महर्षि जैमिनी। जैमिनी ने क्या लिखे? मीमांसा सूत्र लिखे। और मीमांसा जो दर्शन है ये दो भाग होगा। देखिए, प्रमाण मानती है तथा वेद। अच्छा, यहाँ से देखो, मीमांसा वेद को अपौरुषेय मानता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और नित्य और सातों प्रमाण मानती है तथा वेद को दो भागों में विभाजित करती है। दो विभाजन क्या क्या होगा देख लीजिए। एक होगा पूर्व कांड मतलब कर्म कांड, और होगा उत्तर कांड मतलब होगा ज्ञान कांड। और मीमांसा मुख्य तो क्या होगा? वेद का दो पार्ट हम लोग पहले देखे, अभी देखें। एक होगा पूर्व कांड कर्म कांड, और उत्तर कांड होगा ज्ञानो कांड। ये होगा कर्म कांड और ये होगा वेद। वेद मीमांसा भी बोल सकता है। वेद ब्रह्म मीमांसा अगर होगा तब हो जाएगा क्या? ये वेदांत दर्शन। और कर्म कांडो जब हो जाएगा उत्तर मीमांसा होगा। सॉरी, उत्तर मीमांसा नहीं है, पूर्व कांड अर्थात कर्म कांड होगा मीमांसा दर्शन। ये याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। चार इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए। एक होगा मीमांसा दर्शन का प्रतिष्ठाता होगा महर्षि जैमिनी, और सूत्र होगा मीमांसा सूत्र। और वेद को ये लोग अपौरुषेय मानता है। और वेद क्या है? सतो और सतो प्रमाणित, नित्य और सतो प्रमाणित है। ठीक है, वेद क्या होगा? नित्य और सतो प्रमाणित है। और वेद को दो भाग है, एक होगा पूर्व कांड कर्म कांड और उत्तर कांड ज्ञानो कांड। ठीक है। और मीमांसा दर्शन को क्या बोलता है? मीमांसा दर्शन होगा पूर्व कांड अर्थात कर्म कांड। अच्छा, मीमांसा कर्म अभी जो पढ़े, जो मीमांसा कर्मवाद में विश्वास करती है, वेद विहित कर्म ही धर्म होगा। तो धर्म क्या है अधर्म क्या है ये याद रखना पड़ेगा। वेद विहित कर्म ही धर्म है, जबकि निषिद्ध कर्म होगा अधर्म। सही कर्म करने से मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। मीमांसा शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करती है। आत्मा नित्य अविनाशी और विभु, ये याद रखिए। आत्मा क्या है? विभु, सर्वव्यापी। मार्क करके रख सकते हैं। आत्मा नित्य अविनाशी और विभु सर्वव्यापी मानी जाती है मीमांसा दर्शन के अनुसार। प्रभाकर मतानुसार चैतन्य, देखिए, प्रभाकर मीमांसा भाट्ट मीमांसा दो तो भाग होगा। प्रभाकर मीमांसा क्या बोलता है? जो प्रभाकर मत अनुसार चैतन्य अर्थात चेतना आत्मा का सांसारिक धर्म है, लेकिन स्वभावतः तो यह अचेतन है। क्या होगा? आत्मा का सांसारिक धर्म है। चैतन्य और चेतना आत्मा का सांसारिक धर्म है, लेकिन स्वभावतः यह अचेतन है। भाट्ट मतानुसार क्या होगा? भाट्ट मतानुसार चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। भाट्ट मीमांसा अनुसार चैतन्य चेतना आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। क्या दो फर्क है? प्रभाकर के अनुसार आत्मा सांसारिक धर्म है, लेकिन स्वभावतः यह अचेतन है। क्या है? आत्मा अचेतन। और भाट्ट के अनुसार क्या होगा? आत्मा होगा स्वाभाविक धर्म है। चैतन्य व चेतना ही आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। अच्छा, मीमांसा दर्शन नास्तिक दर्शन। एक्चुअली नास्तिक आस्तिक जो भाग करती है हम लोग, उसमें तो आस्तिक होता है ना। वेद को विश्वास करता है इसलिए आस्तिक है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है, उस साइड से हम लोग नास्तिक बोल सकते हैं। मीमांसा एक नास्तिक दर्शन है क्योंकि यह किसी ईश्वर को सृष्टिकर्ता या कर्म फल दाता नहीं मानती है। यज्ञ के एक अंग के रूप में ईश्वर की उपासना ही की जाती है, लेकिन देवता प्रतीकात्मक होते हैं। मुख्य संप्रदाय क्या होगा मीमांसा दर्शन का? अच्छा, आप लोग इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं बोलिए ना। मीमांसा
मीमांसा। तो ठीक ही तो बोल रहे हैं ना। मीमांसा दर्शन में दो प्रमुख संप्रदाय है। रुकिए, जॉइन हो रहा। मीमांसा संप्रदाय क्या होगा? मीमांसा संप्रदाय प्रमुख तो दो संप्रदाय होगा मीमांसा दर्शन। एक होगा प्रभाकर संप्रदाय और एक होगा भट्ट संप्रदाय, और एक तीसरा संप्रदाय है जो मुरारी मिश्र का संप्रदाय है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर है जो हम लोग पढ़ाई करती है, भट्ट संप्रदाय और प्रभाकर संप्रदाय। प्रभाकर संप्रदाय क्या होगा? प्रभाकर संप्रदाय आचार्य प्रभाकर मिश्र के अनुसार अनुयायी ये 5 प्रमाण स्वीकार करती है। प्रभाकर ऐसे कैसे याद रखिए जी, प्रभाकर कितना प्रमाण स्वीकार करता है और भट्टो कितना प्रमाण स्वीकार करता है। ये होगा, देखिए प्रभाकर मतलब पौ है ना, और 5 में भी पौ है, इसका मतलब प्रभाकर 5 प्रमाण स्वीकार करते हैं। और भट्ट संप्रदाय क्या है? भट्ट संप्रदाय होगा 6, ठीक है, 6 प्रमाण स्वीकार करता है। तो क्या क्या होगा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति होगा प्रभाकर संप्रदाय स्वीकार करते हैं। और भट्ट संप्रदाय होगा आपका 5 के साथ साथ और एक है, वो होगा अनुपलब्धि। मोट टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 6। और मुरारी मिश्र एक अलग संप्रदाय है। अच्छा, यहाँ पे तीसरा संप्रदाय मुरारी मिश्र, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, इस अंदर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा और ज्यादा जानने का कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम होने के बाद पढ़िए। ज्ञान तत्व, देखिए मीमांसा दर्शन में 2-4 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी तक जितना पढ़ा दिए वहाँ पे 20-20 क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और एक है ज्ञान तत्व, ठीक है, वहाँ पे ज्ञान तत्व के बारे में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक जगह पे आता है ख्यातिवाद से क्वेश्चन आता है मीमांसा दर्शन से। और मीमांसा दर्शन से अलग कुछ ऐसे कुछ नहीं है, इतना जटिल नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आता है। ज्ञान तत्व क्या है? जो ज्ञान का स्वरूप एवं स्रोत, जैसे मीमांसा के अनुसार यथार्थ ज्ञान वो है जो, कैसे देखिए, विषय के बारे में नई जानकारी प्रदान करे। क्या होगा? विषय के बारे में नई जानकारी प्रदान करे, अन्य जात तथ्यों से विरोध ना करे। और यथार्थ ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक होगा अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, एक होगा परोक्ष। अपरोक्ष जो ज्ञान होगा अर्थात प्रत्यक्ष होगा, वो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त होगा, वही होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब अपरोक्ष ज्ञान डायरेक्टली जो होता है। और एक होगा इनडायरेक्ट, जैसे परोक्ष प्रमाण अनुमान या अन्य माध्यमों से प्राप्त होता है, इस प्रकार का ज्ञान। ज्ञान के स्रोत क्या है? मीमांसा में ज्ञान के स्रोतों को लेकर विभिन्न मत है। कैसे? महर्षि जैमिनी क्या क्या, देखिए कितना प्रकार का ज्ञान स्वीकार किया? 3 प्रकार महर्षि जैमिनी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से। प्रभाकर ने बोले 5 पौ मतलब प्रभाकर 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति। और कुमारिल भट्ट 6 प्रमाण मानते हैं। क्या होगा? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। और मीमांसा दर्शन की विविधता क्या क्या, देखिए मीमांसा दर्शन में ज्ञान के स्रोतों पर एक मत नहीं है, फिर भी प्रभाकर भट्ट मीमांसा संप्रदायों के मतों को इसकी मुख्य धारा माना जाता है। उनके भिन्नों दृष्टिकोण और मीमांसा के दार्शनिक गहराई को अभी देखेंगे। चलो देखिए, प्रत्यक्ष मतलब देखिए मीमांसा दर्शन में क्या बोलता है? वो नॉर्मल जैसे प्रत्यक्ष इंद्रिय के साथ कई वस्तु का जो सन्निकर्ष होने के बाद जो प्रत्यक्ष होता है वही होगा प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। बाह्य प्रत्यक्ष मतलब कर्ण, नासिका, जीवा तक इस 5 पंच इंद्रिय बाह्य पंच इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो होगा बाह्य प्रत्यक्ष। और जैसे देखिए नेत्र से होगा रूप, आंखों से हम लोग रूप देखते हैं ना। कर्ण से होगा ध्वनि, शब्द सुनती है। नासिका से गंध अर्थात स्मेल आता है हम लोगों का। जीवा से रस अर्थात स्वाद आता है। और टच होगा
ये होगा टच, हाँ टच होगा स्पर्श। मानस प्रत्यक्ष एक दूसरा का है इंटरनल परसेप्शन, वो जो होगा मानस प्रत्यक्ष मानसिक अवस्थाओं जैसे सुख दुख इच्छा अनुभूति खुशी सब कुछ के बारे में हम लोग जानती है, वह प्रत्यक्ष होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है, वो हो जाएगा आपका मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष के लिए भी इंद्रिय और मन का संयोग आवश्यक होता है। देखिए हम लोग जब बाह्य प्रत्यक्ष करते हैं ना, इसका मतलब नहीं है जो ऐसे ही हो जाता है एक इंद्रियों से एक इंद्रिय, नहीं है, वहां पे भी आपका मन और इंद्रियों का संयोग आवश्यक होता है। निर्विकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या है? मीमांसकों ने प्रत्यक्ष के दो स्तर स्वीकार किए हैं, एक होगा निर्विकल्पक और सविकल्पक। अच्छा बताए तो निर्विकल्पक सविकल्पक दो प्रकार प्रत्यक्ष न्यायिक लोग तो स्वीकार किए, दो टाइप का ही प्रत्यक्ष स्वीकार किए, लेकिन किस भारतीय दर्शन संप्रदाय होगा जिन्होंने सविकल्पक प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं? बोलिए ना, बोलिए। बहुत दर्शन है। बहुत है, यस। अच्छा, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मतलब जो विशेषण विहीन अथवा विशेषणहीन प्रत्यक्ष, जैसे होते इंद्रिय और विषय के संयोग से सबसे पहले जो स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह अविशिष्ट और अनिर्दिष्ट सत्ता को इंगित करता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अविशिष्ट और अनिर्दिष्ट सत्ता को संगित करता है। एक स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, सबसे पहले होता है। ये होगा जब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ उस टाइम पता नहीं चलेगा, कुछ हुआ ऐसे। इंद्रिय और विषय के संयोग से सबसे पहले जो स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को बोलता है क्या? निर्विकल्प प्रत्यक्ष। ठीक है। अच्छा, यह अविशिष्ट और अनिर्दिष्ट सत्ता चाहिए तो वो बता दिए। और सभी कल्पक मतलब हो जाएगा गुण जाति विशेषणों से विशिष्ट हो के जो प्रत्यक्ष होता है। जैसे हम लोगों का पहले कुछ देखे दूर से लगा कुछ देखे, लेकिन क्या कंप्लीट नहीं है, बाद में थोड़ा नजदीक जाके लगा ए भूत तो नहीं है, ये तो पेड़ है, ये लोग तो नहीं है, ये तो पेड़ है, ऐसे कुछ होता है। दूर से लगता है जो वो पीला कलर का है, जाके नजदीक जाके लगता है नहीं तो ये तो ग्रीन कलर का है। तो ये जो उसमें क्या आ जाता है, नाम आ जाता है। अगर दूर से लगता है जो वो मेरा फ्रेंड है, लग रहा फ्रेंड है, बास में खड़ा है बस के अंदर, और बाहर दूर में कोई एक लड़की घूम रहा है, तो मेरा लगा वो मेरा फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है लगा। थोड़ा थोड़ा बाद आके देखे जे उनका नाम याद आ रहा, वो क्या बाद में चला नहीं तो वो नहीं है। इसका मतलब पहले जो स्पष्ट ज्ञान आता है वो होगा निर्विकल्पक, और बाद में जब उस नाम गुण जाति आदि विशेषणों से विशिष्ट होकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो हो जाएगा सविकल्प ज्ञान। जो निश्चित रूप वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो यह घोड़ा है वह गाय है, ऐसे होता है ना। दूर से अगर देखे जो क्या कौन सा गाय है कौन सा घड़ा है वो तो बाद बाद अलग चीज है। एक दो लोगों को देख के लगता है, अगर किसी ने एक कलर का ड्रेस पहने तो खुद का घर का ही कोई लोग कैसे लगता है जो कौन है ऐसे फीलिंग होता है। बाद में जब स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, निश्चित हो जाता है जो यही वही है, तब हो जाता है सविकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष। अच्छा, न्याय और मीमांसा का दृष्टिकोण में अंतर क्या है? देखिए न्याय के अनुसार निर्विकल्पक ज्ञान प्रवृत्ति मूलक नहीं है, क्योंकि यह केवल सत्ता मात्र की अवधारणा देता है, जबकि मीमांसक मानते हैं कि निर्विकल्पक ज्ञान में भी स्पष्ट रूप से विकल्प सहित वस्तु की धारणा होती है, जो कर्म प्रवृत्ति उत्पन्न करने से सक्षम होती है।
और निर्विकल्पक ज्ञान में क्या प्रवृत्ति मूलक नहीं है, यहाँ पे प्रवृत्ति मूलक है। मीमांसा दर्शन में अनुमान क्या है, देखिए अनुमान वो नॉर्मली जैसे नई दर्शन में बताया वैसे ही बहुत कुछ अलग कुछ नहीं है। मीमांसा दर्शन में अनुमान एक महत्वपूर्ण ज्ञानार्जन की विधि है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मीमांसकों और न्यायिकों के अनुमान संबंधी विचारों में कई समानताएं होते हुए भी कुछ मतभेद होता है। ठीक है, अनुमान के मूल सिद्धांत क्या होगा, देखिए अनुमान किस किस चीज पर होता है। अनुमान के लिए व्याप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्याप्ति छोड़ के अनुमान नहीं होगा। बोध परामर्श छोड़ के अनुमान नहीं होगा। ठीक है, यही है। व्याप्ति संबंध क्या है, अनुमान का आधार है व्याप्ति। अनुमान का अनुमान का आधार हेतु है, और हेतु और साध्य के बीच जो संबंध है वही होगा व्याप्ति। हेतु और साध्य का संबंध जो है, साध्य का संबंध है, बार बार एक साथ मिलता है तब हो जाता है। जो जहाँ हेतु वहाँ ही साध्य है, वो हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति जो दो वस्तुओं के बीच अव्यभिचारी और शर्तहीन संबंध है वो होगा व्याप्ति। उदाहरण जो धूम और अग्नि का जो संबंध है, जहाँ धूम वहाँ अग्नि होती है, ये हो जाएगा व्याप्ति संबंध। धूम व्यापक है क्योंकि यह अग्नि से व्याप्त होता है, और अग्नि व्यापक है। अच्छा है, अग्नि व्यापक, धूम व्यापक नहीं होगा, व्यापक होगा, और अग्नि व्यापक होगा। ये थोड़ा ये हो गया, धूम व्यापक होगा और अग्नि व्यापक होगा। यहाँ पे भो दर्शन मतलब बार बार प्रत्यक्ष अनुभव। जैसे व्याप्ति संबंध को निर्धारित करने के लिए बार बार प्रत्यक्ष आवश्यक होता है ना। देखिए मैं जब बोले ना, जहाँ पे धुआं है वहां पे, जहाँ पे धूम है धुआं है वहां पे अग्नि है। ऐसे दो चार जगह पे देखने से हम लोग अगर दूर से कहीं जगह पे अगर देख लीजिए धुआं है तो हम लोग सोच लेते हैं वहां पे अग्नि है, लेकिन वहां का जो अग्नि है वो तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब भी हम लोग सोच लेते हैं। तो इसलिए बोले जो व्याप्ति संबंध को निर्धारित करने के लिए बार बार प्रत्यक्ष आवश्यक होता है, लेकिन बहुत जगह पे नहीं होता है, उसको भो दर्शन बोलता है। तो उदाहरण विभिन्न स्थानों में धूम और अग्नि के नित्य सह अस्तित्व को देखना है। और तर्क की आवश्यकता, देखिए मीमांसक मल्ल भट्टो ने तर्क को सहायक विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। अनुमान कैसे होगा, जो मीमांसा ने अनुमान को मुख्यतः तीनों भागों में विभाजित किया। अनुमान का प्रकार क्या होगा, तीनों भाग होगा। ये हो जाएगा केवल अन्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान और अन्वयी व्यतिरेकी अनुमान। केवल अन्वयी अनुमान क्या होगा, मतलब केवल अन्वयी व्याप्ति पर आधारित अनुमान, वो होगा केवल अन्वयी अनुमान। और केवल व्यतिरेकी होगा, केवल अन्वयी मतलब धूम, यदि धूम है तो अग्नि भी होगी, हाँ होगा केवल अन्वयी। मतलब जहाँ धूम वहाँ अग्नि, जहाँ है तो है तो है ऐसे, है तो है ऐसे, यस यस प्लस प्लस होगा अन्वयी अनुमान। और व्यतिरेकी अनुमान होगा माइनस माइनस, मतलब जहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं है ऐसे। यदि अग्नि नहीं है तो धूम नहीं है, ठीक है, माइनस माइनस, नो ना ना ऐसे होगा, नो नो। तो केवल व्यतिरेकी अनुमान होगा केवल व्यतिरेक व्याप्ति पर आधारित होता है। व्यतिरेक व्याप्ति मतलब ना ना, यदि अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं है वहां। और अन्वयी व्यतिरेक मतलब दोनों का मिक्सचर होगा, प्लस माइनस। हाँ, अन्वयी और व्यतिरेक दोनों पर आधारित अनुमान। उदाहरण यदि धूम है तो अग्नि होगी, और यदि अग्नि नहीं है तो धूम नहीं होगी। ये हो जाएगा आपका अन्वयी व्यतिरेक अनुमान। और होता है एक स्वार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान क्या है, स्वार्थ अनुमान मतलब स्वयं के लिए, खुद के लिए व खुद के उद्देश्य के लिए जो बनता है, स्वयं के उद्देश्य के लिए किया गया जो अनुमान है वो हो जाएगा स्वार्थ अनुमान। और उदाहरण जैसे अपने रसोई घर में धूम देखकर आग की उपस्थिति निर्धारित करना। मैं खुद देखिए, मैं खुद के लिए अनुमान किए, दूसरों के लिए नहीं अनुमान किए। तो अपने रसोई घर मतलब किचन है जहाँ पे खाना बनाता है, अपने रसोई घर में धूम देखकर आग की उपस्थिति निर्धारित करना, ये होगा स्वार्थ अनुमान, मतलब खुद के लिए किए। और परार्थ अनुमान दूसरे के लिए, मैं किसी दूसरा को हेल्प करेंगे जब, जैसे देखिए
दूसरों के आवश्यकता के लिए किया गया अनुमान है परार्थ अनुमान। उदाहरण देखो, जो किसी अन्य को समझाने के लिए तर्क प्रस्तुत करना। जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ अनुमान किए, जो ये मैं अगर ऐसे उदाहरण देंगे, जे कौन सा निर्विकल्प कौन सा सविकल्पक, मेरा जो फ्रेंड के साथ बस स्टैंड में देखे थे, लेकिन मैं नहीं पहचाने फास्ट। मेरा फास्ट वाला जो नॉलेज था स्पष्ट हुआ था, बाद में स्पष्ट हुआ जो वही मेरा फ्रेंड है। तो ऐसे उदाहरण दिए। मैं सोचे थे ऐसे अगर मेरा प्रैक्टिकली अगर उदाहरण देंगे तो वो लोग खुद जल्दी समझ जाएंगे। ये जो सोचे, ये जो अनुमान है, इस अनुमान को बोलेंगे परार्थ अनुमान। मतलब मैं दूसरों को समझाने के लिए जो तर्क प्रस्तुत करना है, ये होगा परार्थ अनुमान। कुमारिलभ भट्ट के अनुसार परार्थ अनुमान त्रिअवयवी, तीन भागों वाला होता है। ठीक है, कुमारिलभ भट्ट के अनुसार परार्थ अनुमान। और न्याय के अनुसार क्या होगा, 4। ताहले अगर क्वेश्चन करे स्वार्थ अनुमान तो ठीक है, परार्थ अनुमान जो है कुमारिलभ भट्ट के अनुसार होगा त्रिअवयवी। और न्यायिक क्या कहते हैं, 5 टाइप का अवयव बनता है। अच्छा, वेद नित्य और अपौरुषेय होता है, पहले बता दिया मीमांसा दर्शन में वेद नित्य और अपौरुषेय है। शब्द प्रमाण, कुमारिलभ भट्ट ने शब्द को 2 भागों में विभाजित किया है। एक होगा पौरुषेय, मतलब मनुष्य द्वारा रचित जो शब्द, जैसे हम लोग बोल रही है अभी, ये हो जाएगा आपका क्या है, कुमारिलभ भट्ट बोलते पौरुषेय, मतलब हम लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो मनुष्य द्वारा हो रहा, रोचित हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका पौरुषेय। अपौरुषेय मतलब होगा वेद वाक्य। जैसे वहां पे कोई लोग বা कोई एक आदमी नहीं बनाया, वो ऊपर से देवता के पास देवता से आया है। अच्छा, विधायक और क्या सिद्धार्थ वाक्य वर्ण बनम ध्वनि। अच्छा, अर्थापत्ति देखिए, अर्थापत्ति होगा, अर्थापत्ति या पास्टुलेशन एक ज्ञान का स्रोत है जिसमें वास्तविक तथ्य के बीच विरोधाभास को हल करने से हल करने के लिए किसी अन्य तथ्यों की कल्पना की जाती है। वहाँ अर्थ का अर्थ विषय और आपत्ति का अर्थ कल्पना है। देखिए, अर्थापत्ति मतलब अर्थ का विषय क्या है, अर्थ का जो अर्थ होगा कोई विषय होगा, और आपत्ति होगा कल्पना, कहीं कुछ विषय पर कुछ कल्पना। जैसे देखिए, आप लोग तो हमको नहीं देखे किसी ने ना, तो सोचे ऐसे पता है जे मैं बहुत खाती है, सुने हैं आप लोग जो मैं बहुत खाती है, लेकिन हम बाद में जब देखेंगे, कभी आप लोगों के साथ हो सकता है कभी मिल जाएंगे रास्ता में कई जगह पे, आप लोग तो मेरा ही सब्जेक्ट है, हो सकता है बाद में कहीं एक जगह पे जॉब करेंगे एक साथ, तो ऐसे भी हो सकता है। तो क्या है, तो आप लोग पहले जब हमको देखेंगे मैं तो बहुत पतली है, दुबली है, तब क्या लगेगा आपको कि मैम तो बोल रही थी तो बहुत खाते हैं, लेकिन इतना दुबली है, ठीक है, कैसे है। ये भी हो सकता है जो वो नहीं खाते हैं इतना मोटा कैसे, ये अच्छा उदाहरण होगा। वो तो नहीं खाते बोलते थे, नहीं खाती है, मैं पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, मैं कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है, मेरा इतना काम है, तो इतना मोटा कैसे हो गया। इसका मतलब दिन में पढ़ाने का टाइम, हम लोगों का पढ़ाने का टाइम नहीं खाए, लेकिन क्लास खत्म होते ना होते बहुत कुछ खा लेते, इसलिए मोटा है। मतलब जो सामने में नहीं है, मुझे एक ज्ञान का स्रोत है जिसमें वास्तविक तथ्यों के बीच में विरोधाभास है। आप लोगों का मन में है बहुत खाते हैं, मतलब मैम बहुत मोटा होगा, लेकिन बाद में देखे मोटा नहीं है, पतली है, दुबली है, तब क्या हो जाएगा, एक अनुमान होगा, एक तथ्य दूसरा व अन्य तथ्य की कल्पना करना पड़ेगा, तब हो जाएगा अर्थापत्ति। तो यहाँ पे अर्थापत्ति का अर्थ का मतलब होगा विषय, और आपत्ति का मतलब होगा आपका कल्पना। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण दे के क्वेश्चन आता है, पीनो देवदत्तो दीवाना भुक्ति, मतलब स्थूलो देवदत्तो दिन में नहीं खाता है, तो क्या है, वो रात में खाता है।
अर्थापत्ति दो प्रकार होता है, एक दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति। दृष्टार्थापत्ति मतलब प्रत्यक्ष विषय की विरोधाभास होता है, जो देख रही है देखती है उसका अगर विरोध कुछ देखे, मैं एक देख रही है लेकिन सुन रही है दूसरा कुछ, तब क्या हो जाएगा? जब देखने वाला कुछ चीज अलग होगा, दूर मतलब विरोधाभास को दूर करने के लिए कल्पना करना पड़ेगा, वो होगा आपका दृष्टार्थापत्ति। जैसे देवदत्त स्थूलो है लेकिन दिन में उपवास करता है, देवदत्त को देखे मैं सारा दिन नहीं खा रहा लेकिन वो रात में लेकिन मोटा है, इसका मतलब मैं सोच लेंगे उसके साथ तो मैं रात में नहीं खाते। ऐसे फ्रेंड है, जैसे एक साथ आप लोग पढ़ते हैं तो देखे दिन में नहीं खाते हैं लेकिन बहुत मोटा है आपका फ्रेंड, तब क्या लगा आप मास्ट भी वो रात में खा लेता है, रात्रि भोज कर लेता है, भोजन कर लेता है, तो वो हो जाएगा दृष्टार्थपूर्ति। श्रुतार्थपूर्ति होगा श्रुतो विषय के विरोधाभास को दूर करने के लिए जो कल्पना है वो होगा श्रुतार्थपूर्ति। जैसे देखिए उदाहरण, मुझे जीवित चैत्य गृहों में नहीं है, है अगर आपको बोले आप मेरा घर आए, अगर आपको बोले जो घर में नहीं है, ठीक है मुन्ना अभी घर में नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे? मास्ट भी सुनकर यही कल्पना होगा, यही कल्पना की जाती होगी जे मास्ट भी वो मैम बाहर होंगी, अभी स्कूल में है यूनिवर्सिटी में है, तो ये हो जाएगा श्रुतार्थापत्ति। और अनुपलब्धि 6 प्रमाण है, अनुपलब्धि और नॉन एप्रीहेंशन और सोर्स ऑफ नॉलेज। अनुपलब्धि मतलब जो अभाव का ज्ञान है, जो अभी नहीं है उसका ज्ञान है। जैसे मेरे पास एक कांच का गिलास था, वो टूट कर मेरे हाथ से गिर गया, फिर वो टूट गया था, फेंक दिया, तो उसका अभाव है, तो उसका अभाव का भी तो ज्ञान हो रहा। तो उसी प्रकार का जो अभाव जो द्रव्य है, उसी प्रकार द्रव्य का ज्ञान के लिए एक अलग सा प्रमाण मानता है, वो हो जाएगा अनुपलब्धि। अनुपलब्धि प्रमाण मीमांसा दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अभाव ज्ञान एब्सेंस ऑफ नॉलेज पर आधारित है। भट्ट मीमांसा एवं अद्वैत वेदांत के अनुसार अभाव एक पदार्थ है, पहले ही बताया था, अभाव एक पदार्थ है और उसका ज्ञान अनुपलब्धि के माध्यम से होता है, तो इसलिए अनुपलब्धि को अलग से एक प्रमाण मानता है। यहाँ देखिए न्याय वैशेषिक दर्शन हम लोग पता है जो 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ठीक है शब्द। लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन तो अभाव द्रव्य को मानता है, तो अभाव द्रव्य का ज्ञान कैसे मानेगा, कैसे होगा वो लोगों के अनुसार, वो तो जानना पड़ेगा। यहाँ देखिए जो प्रत्यक्ष और परंपरा संबंध ये नहीं है, अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव के माध्यम से अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। सहायक कारण के रूप में अनुपलब्धि, न्याय के अनुसार अनुपलब्धि स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, बल्कि यह सहायक कारण के रूप में कार्य करती है, मतलब ये अनुमान प्रमाण के अंदर वो कर लेगा, ठीक है। अनुपलब्धि को देखिए अर्थापत्ति अनुपलब्धि, तो अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार ज्ञान होगा और अर्थापत्ति को अनुमान द्वारा ज्ञान होगा, ऐसे बोलता है। यह कहीं भी होगा, लिख दिए मैं। यहाँ पे देखिए नए वैशेषिकों का विशेषण विशेष भाव तर्क अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखता है। जो जितना पढ़ाया अभी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिए छोटा छोटा करके। यहाँ ये टॉपिक को जानना पड़ेगा। तो ज्ञान की प्रामाणिकता पर मीमांसा और न्याय दर्शन की समीक्षा क्या, देखिए मीमांसा दर्शन का सतः प्रमाणवाद है और सतः प्रमाणवाद मतलब क्या है वो जानना पड़ेगा। मीमांसा के अनुसार ज्ञान और ज्ञान की प्रामाणिकता दोनों स्वयं प्रकाशित होता है, मतलब क्या है, मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञान और ज्ञान की प्रामाणिकता दोनों ही स्वयं प्रकाशित होते हैं। मुझे प्रभावक मीमांसा भट्ट मीमांसा, प्रभावक मीमांसा भट्ट मीमांसा, ज्ञान स्वयं प्रकाशित। प्रभाकर मत में क्या होगा, देखिए जो
ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है, उसकी प्रामाणिकता भी स्वतः सिद्ध होती है। ज्ञान उत्पन्न होते ही विषय आत्मा और प्रामाणिकता को एक साथ प्रकट करता है। ज्ञान असत्य नहीं हो सकता, यह उसकी स्वाभाविक विशेषता है। भाट मीमांसा क्या होगा? मुझे ज्ञान को ज्ञान क्रिया के रूप में चिन्हित करते हैं जो प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञेय नहीं होता है। ज्ञातता लिंगक अनुमान के माध्यम से, ये क्वेश्चन आएगा, जो ज्ञातता लिंगक अनुमान से माध्यम से ज्ञान को प्रमाणित करता है, कौन स्वीकार करते हैं? हो जाएगा भाट मीमांसा। और मुरारी मिश्र के अनुसार अनुव्यवसाय द्वारा ज्ञान को जाना जाता है, ज्ञान का प्रामाणिकता दोनों को समझा जाता है। अनुयायी को होगा परत प्रमाण्यवाद, ठीक है। मीमांसा दर्शन होगा सत प्रमाण्यवाद, परत अप्रमाण्यवाद। और न्याय वैशेषिक दर्शन होगा सत प्रमाण्यवाद, परत प्रमाण्यवाद, दो ही होगा, परत प्रमाण्यवाद, परत अप्रमाण्यवाद होगा, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। सांख्य दर्शन होगा सत प्रमाण्यवाद, सत अप्रमाण्यवाद। न्यायिक होगा न्यायिक होगा परत प्रमाण्यवाद, परत अप्रमाण्यवाद। मीमांसा का होगा सत प्रमाण्यवाद, परत अप्रमाण्यवाद। जो मुंह में बोल रही है अभी, अगर नहीं लिख पाए तो बाद में रिकॉर्ड सुन के कॉपी पर लिख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक ख्यातिवाद को देख लीजिए। प्रभाकर मीमांसा का जो ख्यातिवाद होगा, जो प्रभाकर मीमांसकों के अनुसार भ्रम को भिन्न ज्ञान के बीच भेद ना कर पाने या भेद ज्ञान के अभाव का परिणाम बोलता है लोग। मतलब उनका मानना है कि प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ अर्थात प्रमा होगा, ठीक है, भ्रम नहीं है। और जो भ्रम कहलाता है वो दो अलग अलग, मुझे यहाँ वास्तव में दो अलग अलग यथार्थ ज्ञान का मिश्रण है। जैसे देखिए, पहले एक रस्सी पता है ना, रस्सी तो बोलते हैं आप लोग, दड़ी को क्या बोलते हैं? अरे दड़ी है, सांप की तरह दिखने है ना। आवाज आ रहा है ना? आप लोग है तो क्लास में? आवाज रस्सी बोलते हैं मैम, रस्सी। हाँ, तो रस्सी है ना, रस्सी पहले हम लोग कभी कभी ऐसे होता है ना, जे लगता है जे सांप है, बाद में होता है रस्सी है। तो प्रभाकर के अनुसार जो दो ही ज्ञान है, दो ही यथार्थ ज्ञान है, लेकिन जब भ्रम हो जाता है दोनों ज्ञान को हम लोग एक साथ कर देता है, इसलिए हम लोगों का ज्ञान भ्रम हो जाता है। लेकिन दो ही ज्ञान है, दो ही यथार्थ और प्रमा है, ये बोलता है। अख्याति बोलता है। तो प्रभाकर मीमांसा का जो ख्यातिवाद है, ख्याति मतलब भ्रम ज्ञान, तो प्रभाकर मीमांसा का जो भ्रम ज्ञान है वो हो जाएगा अख्यातिवाद। अख्यातिवाद के मुख्य तत्व क्या होगा? देखिए, हर ज्ञान सत प्रमाणित, सत प्रकाश और यथार्थ होता है। भ्रम केवल भिन्न ज्ञान के भेद को न समझा पाने का एक परिणाम है। भ्रम कोई नया ज्ञान नहीं है। क्या है? भ्रम कोई नया ज्ञान नहीं है, यह दो ज्ञानों का अलग संयोग मात्र है। और भ्रम इंद्रिय मानसिक स्थिति और पर्यावरणीय कारणों जैसे धुंधली रोशनी, मैंने मतलब हो सकता है आपका आंखों में प्रॉब्लम है थोड़ा, बाहर से आके घर में अगर देखे तो तब कालाहीन लगता है, जैसे थोड़ा सा अंधकार फील होता है ना, अंधा फील होता है, अंधेरा फील होता है, ऐसे ही। तो बोले जो दो ही ज्ञान है, थोड़ा उसी टाइम के लिए दोनों ज्ञान को हम लोग एक कर देते हैं, इसलिए हम लोगों का भ्रम हो जाता है। तो अख्यातिवाद होगा प्रभाकर का। भट्ट मीमांसक का होगा विपरीत ख्यातिवाद, मतलब जो है उसका विपरीत रूप से मैं दूसरा कुछ जान लेता है। जो भट्ट मीमांसक के अनुसार भ्रम किसी वस्तु को वास्तविक रूप से ना जानकर किसी अन्य रूप में जानने से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, वो हो जाएगा भ्रम हो जाता है, तो इसलिए होगा वो विपरीत ज्ञान। मतलब जो ज्ञान है उसका विपरीत रूप से दूसरा कुछ जान जाती है, होता है जो उसी दूसरा टाइप का कुछ ज्ञान है। इसलिए भाट मीमांसक का जो ख्यातिवाद है उसको क्या कहलाता है? विपरीत ख्यातिवाद।
यहाँ पे देखिए अच्छा से दोनों का उदाहरण दे के दृष्टिकोण दे के जो पार्थक्य है दोनों का अलग अलग कर दिए, क्या क्या फर्क है वो दोनों के अंदर। अच्छा, न्याय दार्शनिक का अख्यातिवाद जो है वो हो जाएगा आपका अन्यथा ख्यातिवाद। न्यायिक दर्शन का जो ख्यातिवाद है वो हो जाएगा आपका अन्यथा ख्यातिवाद। जैसे यह भ्रम अन्यथा ख्याति के कारण होता है। तो न्याय के अनुसार सभी ज्ञान सत्य नहीं है, भ्रम ज्ञान एक अखंड ज्ञान है। भ्रम ज्ञान मानता है ना, भ्रम ज्ञान को अप्रमा बोलता है न्यायिक गण। सुक्ति में रजत के भ्रम में एक ही ज्ञान में सुक्ति विशेष और रजत प्रकार के रूप में प्रकट होता है। यह भ्रम अन्यथा ख्याति कहलाता है, अन्यथा ख्याति के कारण होता है। न्याय के अनुसार भ्रम का अर्थ है वह जो नहीं है उसे होने का जो अलग अनुमान लगाना है वो हो जाता है अख्यातिवाद। शंकराचार्य का जो होगा अद्वैतवाद का वो हो जाएगा आपका अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। मतलब शंकराचार्यों के अनुसार भ्रम एक नकारात्मक नहीं है बल्कि यह सकारात्मक और अनिवार्य है। सुक्ति में रजत का भ्रम अज्ञान जनित अध्यास है, एक अध्यास है, हम लोगों का रियल ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान होता है। रजत वास्तव में मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ प्रकट होता है, उसमें प्रकट हो जाता है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे अद्वैत दर्शन के अनुसार सब कुछ में ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म को ज्ञान हम लोगों का नहीं होता है। एक बाहर से अध्यास से विवरण शक्ति से, माया का जो विवरण शक्ति है वहाँ विवरण शक्ति से हम लोग देखते हैं जो एक अलग जगत है जहाँ पे ईश्वर से जगत को बनाया है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में अस्तित्व है, लेकिन पारमार्थिक रूप में जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। एकमात्र सत्य है वही होगा ब्रह्म। तो यही है जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से रजत जो ना सत्य होता है, रजत तो नहीं है बल्कि यह अनिवार्य है, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। शंकर के अनुसार ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र सत्य ज्ञान है, समस्त व्यवहारिक ज्ञान अज्ञानमय होता है, यह ब्रह्म पर आरोपित होता है। अच्छा, ये जो पहले जो बता दिया यहाँ पे वही लिखा है, आप लोग इसको थोड़ा इधर उधर करके पढ़िए। एक हिंदी पढ़ने में तो आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट करके रीडिंग दे दीजिए। देखिए इस जो आप लोगों के लिए बनाया है ना, इस नोट्स को होगा तो 10-12 पेज 15 पेज होगा, लगा 10 पेज होगा, लेकिन बुक से ना कम से कम 40 पेज 50 पेज था, उसी से पढ़ के छोटा करके आप लोगों के लिए बनाया। पढ़ लीजिए, जो है पढ़ा दिए। इसके अंदर थोड़ा अच्छा ये जानना पड़ेगा। आत्मा और ज्ञान, सेल्फ और नॉलेज। मीमांसा के अनुसार आत्मा न्याय दर्शन की तरह नित्य सर्वव्यापक और विभु, मतलब न्याय दर्शन में भी आत्मा क्या है, नित्य सर्वव्यापक विभु है। यह ज्ञाता भोक्ता और करता है। शरीर और आत्मा दोनों को वास्तविक है और कोई भी मिथ्या नहीं है, मतलब शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग स्वीकार करता है ये दोनों दर्शन। प्रभाकर के अनुसार आत्मा क्या होगा, अचेतन। भट्ट के अनुसार आत्मा होगा चेतन, वो तो पहले ही बता दिए। आत्मा की अनुभूति कैसे होगा, देखिए प्रभाकर मत के अनुसार ज्ञान तृतीयक होता है। जैसे ज्ञान कैसे होता है, तृतीयक, ज्ञाता कर्ता ज्ञ, मतलब जिसमें ज्ञान ज्ञाता और ज्ञ वस्तु का संबंध होता है। आत्मा स्वयं प्रकाशित नहीं होती है लेकिन आत्मा को ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। अच्छा, धर्म और नीति में क्या बोलेगा, धर्म का सामान्य अर्थ ईश्वर की अनुभूति और उसकी उपासना से जुड़ा होता है, लेकिन भारतीय दर्शन में चतुर्वर्ग जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये याद रखिए। दर्शन में चतुर्वर्ग क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा के अंतर्गत जो धर्म है, धर्म का अर्थ होगा कल्याणकारी कर्म से लिया जाता है, ठीक है। अर्थात कर्म ही धर्म है, वेद विहित कर्म ही धर्म है, वेद निषिद्ध कर्म अधर्म है, ऐसे बोलता है। धर्म और नीति के बीच एक गहरा संबंध है, ठीक है, ये तो मस्ट बी
नीति सम्मत धर्म और धर्म सम्मत नीति के माध्यम से कल्याणकारी कर्म की धारणा स्थापित की गई है। धर्म दो प्रकार हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। धर्म दो प्रकार होता है, नित्य और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म क्या होगा, एक कर्म दो टॉपिक। नित्य कर्म क्या होगा, जो हम लोग रोज करते हैं, जैसे स्नान करना, नहाना, प्रार्थना करना, ये होगा नित्य कर्म। नैमित्य कर्म मतलब कभी कभी करते हैं, जैसे कुंभ मेला आप लोग जा रहे हैं ना, ये तो सारा साल तो नहीं होता है ना, अभी हो रहा, ये होगा नैमित्तिक कर्म। और काम कर्म होगा, देखिए भाट मीमांसा के अनुसार काम कर्म फल प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे स्वर्ग के प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है, ये होगा काम कर्म। प्रभाकर मीमांसा के अनुसार काम कर्म क्या होगा, काम कर्म भी कर्तव्य भावना से किए जाने चाहिए, फल की इच्छा से नहीं। तो क्या होगा, फल इस काम करने के बाद फल क्या मिलेगा ये सोचने का जरूरत नहीं है, काम करना है, काम करो। नीति और धर्म का संबंध, नीति और धर्म का संबंध मुझे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य पालन करने की सलाह दी थी। इसी तरह कांट और मीमांसकों ने भी कर्तव्य कर्म नैतिकता और महत्वपूर्ण दिया है। देखिए कर्तव्य कर्म कौन, कांट भी बहुत बताया, जो आपको जो कर्तव्य है, जो करना है वो करिए, ठीक है, फल के लिए मत करिए, फल कर देने के लिए ईश्वर है, गॉड है। अपूर्व बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है मीमांसा दर्शन का। मीमांसा दर्शन में अपूर्व एक प्रकार कर्म जनित शक्ति को दर्शाता है। जैसे देखिए, मैं ऐसे एक उदाहरण देने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ। जो जिस टाइम मैं बीएड कर रही थी ना, उस टाइम मेरा बीएड एग्जाम चल रहा था। उस टाइम समर में, मैंने जब गर्मी टाइम बीएड एग्जाम चल रहा था, गर्मी टाइम हम लोगों का रमजान मंथ भी चल रहा था। लेकिन हम लोगों का क्या है, रमजान करना है, एक मंथ उपवास करना है, तो वही रमजान के साथ साथ 2-3 किलोमीटर साइकिल चला के मैं बीएड एग्जाम देने जाती थी। मेरा एग्जाम था 12 बजे से 2 बजे तक। हाँ, तो 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम देने जाते थे। इतना गला सूख जाता था वो धूप में, साइकिल से बहुत कष्ट हुआ था। लेकिन अपना धर्म निभाने के लिए अच्छा काम किए, तो हो सकता है उस टाइम बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन फल मेरा जो कर्म का फल है ना, कर्म है, वो कर्म का शक्ति होके रह गया था। देखिए अभी अचानक से मेरा जॉब होने से 3 महीने पहले भी मेरा ये ऐसे यकीन नहीं था कि मेरा इतना जल्दी जॉब हो जाएगा। कुछ बोल रहा है कोई, प्लीज म्यूट कर दीजिए, आवाज हो रहा। तो ऐसे ही अगर काम करते रहिए, काम के लिए, काम से एक शक्ति होगा, जो शक्ति अपूर्व का नाम पे बस शक्ति हो के रह जाएगा। जब आपका टाइम आएगा उसी कर्म का फल आपका मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ही मिलते, उस टाइम बहुत कष्ट किए थे, बहुत कष्ट करके पढ़ाई किए थे, उतना कष्ट करके सब कुछ किए थे, लेकिन उसी वाला फल अपूर्व के रूप में रह गया था। वो बाद में मेरा अभी फल मिल गया। तो अपूर्व होगा एक प्रकार शक्ति है। जैसे देखिए उदाहरण दिए, मुझे जैसे अग्नि तत्काल की, आप मैं जो उदाहरण दिए वो तो एक उदाहरण है, बहुत सुंदर है। और एक उदाहरण देखिए, जतिष्ठम यज्ञ करने के तुरंत बाद स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होता है। कई यज्ञ करेंगे आप लोग तो तुरंत तो कुछ नहीं मिलेगा ना, करना पड़ेगा। आप करिए, कुछ भी काम करिए, मेहनत से, शिद्दत से, मन ध्यान दे के काम करिए, ठीक है, काम करिए। काम का फल कभी भी ना कभी भी मिलेगा ही मिलेगा। तो यही है, जो वो अपूर्व का रूप में रह जाएगा। अपूर्व मतलब एक शक्ति है, शक्ति के रूप में रह जाएगा, बाद में आपको मिलेगा। मीमांसा दर्शन में अपूर्व है, और उसी कोई सेम चीज है नई दर्शन में कहलाता है अदृष्ट। मतलब आप कम करके रखिए, अदृष्ट के रूप में रह जाएगा। अदृष्ट मतलब गॉड है, जो आपको काम का फल दे देगा। मीमांसा दर्शन में ईश्वर का तो ऐसे अलग सा
ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, जो जगत को बनाया, ऐसे कुछ नहीं करता है। इसलिए मीमांसा को निरीश्वरवाद कहलाता है। मीमांसा दर्शन ईश्वर को जगत का सृजन करता या संचालक नहीं मानते हैं। जगत अनादि और शाश्वत है, इसलिए सृष्टिकर्ता ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। वेद अपौरुषेय है। यज्ञ और देवता के बारे में मीमांसा दर्शन बताया। मंत्रों के भूमिका के बारे में भी मीमांसा दर्शन बताया। यज्ञ तत्व की प्रधानता, इसके बारे में भी मीमांसा दर्शन बताया। ईश्वर का अस्तित्व मीमांसा दर्शन नहीं मानता है। परम पुरुषार्थ क्या होगा? मोक्ष। अगर 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसमें से सबसे चरम, सबसे परम और सबसे अच्छा जो है, जिसके लिए काम हम लोग ट्राई कर रहे हैं सब लोग, वो होगा मोक्ष। स्वर्ग सुख और मोक्ष क्या है? देखिए, जब हम लोग कोई कुछ काम करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, अच्छा कुछ काम करते हैं, किसी किसी होता है जैसे यज्ञ करते हैं हम लोग इसी दुनिया में अच्छा कुछ पाने के लिए, बस स्वर्ग के लिए। स्वर्ग जाने के बाद ना स्वर्ग सुख मिलता है, कुछ टाइम के लिए आप स्वर्ग में रह के अच्छा कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो स्वर्ग सुख है, वो तो थोड़ा टाइम के लिए। जिनका मोक्ष हो जाता है उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, लेकिन स्वर्ग प्राप्त होने के बाद भी फिर दोबारा जन्म होता है। निष्काम कर्म मतलब नित्य और नैमित्तिक कर्मों को निष्काम भाव से करने के जो संचित कर्म फल नष्ट हो जाता है, वो हो जाएगा आपका निष्काम कर्म। और कर्म का फल को आशा नहीं करता है निष्काम कर्म में। और सकाम कर्म मतलब क्या होगा? जिसमें हम लोगों का जो काम करते हैं, काम का फल पाने का जो इच्छा है, वो होगा सकाम कर्म। मोक्ष का स्वरूप देखिए, मुक्त अवस्था में आत्मा दुख सुख दुख का अनुभव नहीं करती है। नए दर्शन में भी ऐसे होता है, जब मोक्ष हो जाता है वहां पे सुख दुख तो नहीं रहता है, सुख का अनुभूति भी नहीं रहता है। मीमांसा दर्शन में भी वही है। तो यह कोई आनंदमय स्थिति नहीं है, बल्कि चेतना और अनुभव से परे एक अवस्था है। मुक्त आत्मा पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाते हैं, दोबारा नहीं होता है। जिसका स्वर्ग लाभ होता है उनका दोबारा जन्म होता है। तो क्या होगा? मुक्त आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होती है और सदा अपने स्वरूप में स्थित रहती है। तो चलिए, हो गया कंप्लीट मीमांसा दर्शन। और नेक्स्ट डे वेदांत करा देंगे, खत्म हो जाएगा इंडियन फिलोसफी। ठीक है, आप लोगों का अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। अब वेद बच गया, कौन बच गया? वेद हो गया, वेदांत। वेदांत वेदांत नहीं हुआ है, वही वेदांत होगा अपना। वही होगा, वही एक ही बचा हुआ है, बाकी ऑल हो गया। आप लोग बहुत बहुत उसी में गीता भी उसी में आ जाएगा। हाँ हाँ, वो आ जाएगा उसके अंदर गीता। अभी बहुत बचा हुआ है, तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ, नहीं बहुत नहीं लगेगा। इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी थोड़ा यही थोड़ा ज्यादा है। और देखिए, स्टेट का सिलेबस है, उसी सिलेबस से बहुत ज्यादा मैं साइड पढ़ा रही हूँ, क्योंकि साइड से भी क्वेश्चन आएगा। इंडियन फिलोसफी का और वेस्टर्न फिलोसफी का थोड़ा ज्यादा इधर उधर पढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है। बिहार में सिलेबस का कोई ये नहीं रहता है, सिलेबस से कहीं ऊपर नीचे कहीं से पूछ देता है। बिहार में सिलेबस का कोई वही तो इसलिए तो इधर उधर ऑल पढ़ा देती है। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो मैं तो स्टेट में जो सिलेबस है ना, सिलेबस पकड़ के अगर पढ़ा देंगे तो कितना दिन लगेगा? एक यूनिट में 1 मंथ में खत्म हो जाएगा। कितना यूनिट है? यहाँ सिलेबस से पूछता ही नहीं है, सिलेबस से ऊपरों पूछ देता है, नीचों पूछ देता है, कहीं क्या पूछेगा कोई लिमिट नहीं। वही है, आपको एक साइड से फिलोसफी में जो है बेसिक चीज है, ऑल बेसिक चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फिर तो वेस्टर्न में भी तो बहुत लंबा होगा तो। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद इंडियन कंटेम्पोरेरी पढ़ा देंगे, नहीं वेस्टर्न एथिक्स पढ़ा देंगे, जो बोलेंगे। क्या पढ़ाएंगे बोलिए? वेस्टर्न एथिक्स अलग होता है, क्या कहते हैं ये इंडियन अलग अलग, तो ये तो और लंबा हो जाएगा। वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ा वेस्टर्न दीजिएगा। एथिक्स से बहुत क्वेश्चन आता है आप लोगों का।
अच्छा सुनिए, इसके बाद इंडियन कंटेम्पोररी पढ़ा देंगे। नहीं मैम, वेस्टर्न पढ़ा दीजिएगा, वेस्टर्न वेस्टर्न। वेस्टर्न फिलोसफी। ओके, जो बोलेंगे आप लोग, जो बोलेंगे वही होगा। में से क्वेश्चन आता है वेस्टर्न फिलोसफी वेस्टर्न में से फिलोसफी, जाता इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न एथिक्स, लॉजिक, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन सब से घुमा के वो पूछता है उतना ही, जितना जितना एक रेशियो है इंडियन से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बाकी सब से उसका क्वेश्चन का रेशियो लगभग सेम ही रहता है, 2-4 ऊपर नीचे रहता है, 2 से 1 से 2, बाकी सब से पूछ देता है। ना इंडियन फिलोसफी जैसे पढ़े ना, इंडियन फिलोसफी के साथ साथ इंडियन जो एथिक्स है ना, इंडियन एथिक्स भी बहुत हो गया। देखिए जैसे त्रिरत्न, अष्टांग, अष्टांग योग, ऐसे ऐसे करके ये सब देखिए तो ना, आ ही गया इसमें। सब हाँ, हो गया। प्राय इंडियन एथिक्स में जो जो है ना, वो इसमें आ लगभग गया हो ही लगभग। गया, लगभग इसमें आ ही गया। एक दो टॉपिक छोड़ गया जो करा देंगे, इसका मतलब एक यूनिट के साथ साथ इंडियन एथिक्स भी हो गया। वेस्टर्न एथिक्स को अच्छा से पढ़ाएंगे। तो पहले वेस्टर्न फिलोसफी जो है, थेल से स्टार्ट करके पूरा कांट तक पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद वेस्टर्न एथिक्स पढ़ा देंगे। अगर यूनिट टू मतलब स्टेट से नहीं बोल रहे हैं, मैं नेट सिलेबस से बोल रहे हैं। वेस्टर्न फिलोसफी जो है, वेस्टर्न फिलोसफी 3 टाइप का जो है कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट के बाद वेस्टर्न एथिक्स करेंगे। ये 3-4 चैप्टर जब हो जाएगा ना, इसी से आप लोगों का 70% क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम में टाइम मिलेगा, अभी देखिए ना, लेट होगा एग्जाम होने से। नोटिफिकेशन हाँ, आते आते अभी भी 2 मंथ लग जाएगा। और नहीं भी हाँ, होगा। कहा एक नहीं बात आप लोगों को बताती है, आप लोग होगा जो जॉब करने के लिए बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, मन में तो है ही जॉब हो जाए, मैं भी चाहती हूँ जॉब हो जाए आप लोगों का। लेकिन अगर नहीं भी होगा ना, ऐसे एक दूसरा एक रास्ता आप लोगों का सोचना पड़ेगा, नहीं तो लोग ना बहुत डिप्रेस हो जाता है। एक के साथ साथ दूसरा एक ऑप्शन रहना चाहिए। ऑप्शन क्या है, जो मैं जब पढ़ाई की वो मेरा खराब कुछ नहीं हो गया, क्षति नहीं हो गया ना, तो इसलिए क्या होगा, आपको फिर कंटिन्यू और होना पढ़ना पड़ेगा। मैं नेट एग्जाम इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े एग्जाम दिए, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक नंबर पॉइंट नंबर से काट गया था। नेट और वेस्ट बंगाल सेट, मैंने हम लोग का जैसे बेट होता है ना, हम लोग का उधर वेस्ट बंगाल सेट होता है, तो हाँ, हाँ। दोनों ही नहीं हुआ था पॉइंट से, ठीक है। जैसे 67.2 से 2 नहीं हुआ, 67 हुआ था, तो ऐसे काट गया। तो क्या करेंगे, तो पढ़ाई बंद कर देंगे। इतना पढ़े, नेक्स्ट बार पूरा जेआरएफ हो गया। तो ऐसे ही अगर किसी का नहीं भी होगा, मन खराब करके दुखी होके पढ़ाई छोड़ देंगे, ऐसे सिद्धांत में ऐसे फैसला कभी नहीं लीजिए। बाद में अच्छा से और भी पढ़िए, और ऐसे पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए ना, नेट निकल जाएगा। हाँ, नेट तो बेट वही सब कुछ करेंगे। हो जाएगा। कंटिन्यू करिए, नेट सेट निकल जाएगा। नेट बेट तो हो जाएगा, नेट बेट सब ऑल हो जाएगा। आप लोगों का नेट बेट फुल खत्म करने के लिए कम से कम जो बाहर काम के साथ साथ घर पे खाना बनाना, बा दूसरा कुछ लड़का को लिए भी बाहर काम करना पड़ता है, सब काम के साथ साथ आप लोग का 1 साल से 2 साल तक देना पड़ेगा। 2 साल देना पड़ेगा, तो हो जाएगा। अगर किसी का कोई कुछ नहीं है, 24 घंटा आप लोग पढ़ाई करेंगे, तब तो 1 साल में अगर फुल टाइम देके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन दूसरा काम के साथ साथ 2 साल लगभग सोच के रखिए। हो सकता है किसी का लाख अच्छा है, आपका पढ़ने वाला क्वेश्चन ही आ गया एग्जाम में, हो जाएगा 6 मंथ में निकल जाएगा। किसी का 2 साल लग सकता है। कम से सबसे जो ज्यादा टाइम 2 साल लगेगा, अगर ध्यान से कंटिन्यू पढ़ेंगे तो। हमको तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग रोज कंटिन्यू क्लास ज्वाइन कर रहे, और कितना पढ़ रहे हो तो नहीं पता। क्वेश्चन पूछेंगे एक दिन, आप लोगों का देखेंगे, लाइव में एग्जाम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था कुछ करेंगे, लाइव एग्जाम लेंगे, तो देखेंगे कैसे पढ़ रहा है। इंडियन फिलोसफी कंप्लीट होगा, और रिवीजन बहुत दीजिए, बहुत रिवीजन दीजिए। यहाँ से कब सोचिए जो 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से मिल गया, ऐसे सोच लीजिए। चलिए तब गुड नाइट।